जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ड्रीम डिफेंस स्टडी में। तो आज की क्लास रहेगी जो 12th क्लास की फिजिक्स मैंने स्टार्ट की है। आज ये फर्स्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की ये पहली क्लास रहेगी। एंड तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी मेरे साथ नया जुड़ा है एक बार वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर ले, ड्रीम डिफेंस स्टडी। इसमें आपको क्लास की PDF और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है धन आवेशित वस्तु में होते हैं, यानी धन आवेशित जो वस्तु होती है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता होती है। तो सबसे पहले देखते हैं धन आवेश और ऋण आवेश आता कैसे है। सबसे पहले मैंने दो सर्किल ड्रॉ किए, एक मैंने ये सर्किल लिया एंड दूसरा सर्किल मैंने ये बना लिया। अगर हमें लाना है पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, तो हम यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लें, यदि इस गोले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले गए तो इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी, लेकिन इस पर जो चार्ज आएगा गोले पर वो आएगा पॉजिटिव चार्ज धन आवेश। और यदि सेकेंड गोले को यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की होगी अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, लेकिन इस पर जो आवेश आएगा वो आएगा निगेटिव चार्ज ऋण आवेश। इतना क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछ दे मास, द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा, तो द्रव्यमान यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पर द्रव्यमान घटता है। और यदि सेकेंड गोले को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन देने पर द्रव्यमान बढ़ता है। क्लियर हुए? यहाँ से 3-4 पॉइंट बनते हैं, वो क्लियर हुए। यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की तो कमी होगी, लेकिन उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज धन आवेश। अगर पूछे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो मास है वो डिक्रीज करता है, द्रव्यमान घटता है। एंड अगर बात करें सेकेंड गोले की, तो सेकेंड गोले को मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश, लेकिन जो मास है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उतना इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन दिया धन आवेशित वस्तु में है, यानी धन आवेशित कौन है? ये वाली वस्तु धन आवेशित है। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता हुई है वो आप हमें बताइए। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की हुई है कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ऑप्शन नंबर आपको दिया C, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर धन आवेशित वस्तु की जगह बोल देता ऋण आवेशित वस्तु में क्या होता है, तो ऋण आवेशित वस्तु कौन है? ये वाली, इसमें होती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया सेकेंड में पूछा है दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q और -Q आवेश दिए गए हैं। तो फिर सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट आपको अभी बताया। मैंने दो सर्किल ड्रॉ किया, एक ये मान लिया एंड सेकेंड मैंने ये लिया, दो सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर हमें लाना है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर आता है पॉजिटिव चार्ज, यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी। अगर पूछे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान M क्या करता है? डिक्रीज, यानी घटता है, इस पर आवेश कौन आता है? पॉजिटिव। एंड चलते हैं सेकेंड गोले की तरफ। सेकेंड गोले को यदि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा निगेटिव चार्ज ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की होगी वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अब पूछा धन आवेश और ऋण आवेश,
तो यानी धन आवेश का द्रव्यमान कम होगा और ऋण आवेश का द्रव्यमान अधिक होगा। ऑप्शन दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, गलत। धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम है, बिल्कुल सही। जो ये गोला है फर्स्ट वाला, ये वाला, इस पर जो द्रव्यमान है वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, यानी फर्स्ट पर कम है। पॉजिटिव, आप जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका द्रव्यमान कम होता है और जिसका निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ऋण आवेशित है, इसीलिए इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और द्रव्यमान भी बढ़ता है। क्वेश्चन में दिया धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम है, बिल्कुल सही। धन आवेशित गोले का द्रव्यमान कम है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर NE। यदि n फाइंड करना तो n इक्वल टू करेंगे, आएगा Q अपॉन E। Q का मान दिया है 8 कूलाम, 8 रख दिया, अपॉन E कांस्टेंट होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लग गया, 16 80 कितना आया, और ये पावर ऊपर जाएगी, क्या होगी, पॉजिटिव में आएगा 5 गुणा 10 की घात प्लस का 19, इतना आ गया आपका करेक्ट आंसर, यानी 5 गुणा 10 की पावर 19। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, यूनिट ऑफ परमिलिविटी। वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यदि के बराबर रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, हमें निकालना एप्सिलॉन इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निकालेंगे तो जितना गुणांक है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है इंटू F इंटू R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, डायरेक्ट आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या आया, दोनों का गुणा करेंगे, आएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स का मात्रक न्यूटन एंड रेडियस का मात्रक मीटर, तो क्या आया, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात होगा। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। जो गुरुत्वीय बल है, कौन सा गुरुत्वीय बल, वो 10 की घात माइनस का 43 इंटू स्थिर वैद्युत बल, यानी जो गुरुत्वीय बल होता है वो 10 की घात माइनस का 43 गुना स्थिर वैद्युत बल से बड़ा होता है। ये रिलेशन होता है। अगर स्थिर वैद्युत बल का डिवाइड कर दें, अपॉन में ले आए, तो क्या बचेगा, ओनली 10 की घात माइनस का 43, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि जब इसका भाग लगाएंगे तो इसके नीचे बचेगा 1, और 1 रखें या ना रखें वो तो एक ही बात है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। 6 में दिया प्लस का 1 माइक्रो कूलाम तथा प्लस का 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में, यहाँ ध्यान देना, वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा।
आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। अगर इसमें देखा जाए तो जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, प्लस का 1 माइक्रो कूलम और प्लस का 4 माइक्रो कूलम, ये जो फोर्स लगाते हैं ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यानी प्लस का 4 माइक्रो कूलम जो बल लगाएगा वो लगाएगा प्लस का 1 माइक्रो कूलम पर, और प्लस का 1 माइक्रो कूलम जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा प्लस का 4 माइक्रो कूलम पर। इस प्रकार से आता है जब दोनों के आवेश यानी बराबर हैं। ये मान लो F1 है, ये F2 अगर मान लें, F2 इक्वल टू के, अगर मैंने पहले कर दिया Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर, दूरी दोनों की सेम है, दूरी क्या है, सेम है, के से के कैंसिल कर दें, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। यदि दोनों का वैल्यू रखकर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास में 15 क्वेश्चन करवाएंगे और नेक्स्ट इसकी जो सेकेंड क्लास होगी उस पर लगभग जो क्वेश्चन बचेंगे 15 के आसपास बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। यानी 2 क्लास बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और जो फिर न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी देखते हैं कितनी क्लास बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है यदि प्लस का 1 माइक्रो कूलम तथा प्लस का 5 माइक्रो कूलम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। केवल इसमें कंफ्यूज करने के लिए 10 सेंटीमीटर बोल दिया है, दूरी सेम है 10 सेंटीमीटर। वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, के बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी प्रकार F2 आएगा, F2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, और दोनों का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया एक निश्चित दूरी R पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर आवेश प्लस का 4Q एवं माइनस का 2Q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। बस इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से आएगा। पहले तो इसका जूम है वो कम कर दें क्योंकि ये सवाल थोड़ा लॉन्ग है। लॉन्ग तो कुछ नहीं है, समझाने के लिए लॉन्ग है, वैसे बिल्कुल सिंपल स्टेप है। चलिए सबसे पहले F1 अगर मान लें, F1 इक्वल टू के कांस्टेंट है, ओनली के रख दिया। Q1 की जगह कितना दिया है 4, Q2 की जगह कितना दिया है माइनस का 2। आवेश हम कैंसिल करे दे रहे, जो आवेश Q दिया है Q रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ना रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं, ये हो गई F1। अगर F2 इक्वल टू निकाल लें, F2 इक्वल टू तो आएगा के Q1 की जगह, अब यहाँ ध्यान देना प्लस का 4, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2Q, दोनों को आपस में स्पर्श कराया यानी दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा प्लस का 2Q। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 इसको मिला और प्लस का 1 इसको मिला, यानी 2 भागों में हो गया। Q1 का मान 1 और Q2 का भी मान 1, दोनों का मान 1 1 रखेंगे। अपन दूरी सेम है इसीलिए मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब हमें निकालना है F2 यदि निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा के से के कैंसिल, F2 निकालेंगे तो ये F का क्या होगा, सॉरी इसका पहले जूम करते हैं थोड़ा और कम, इस प्रकार से अब समझते हैं। यानी F1 बाई F2 करेंगे, यानी F1 बाई F2 दिया है, यदि मैंने इसको मान लिया F1 और ये जो 8 बनेगा इधर 4 गुणा 2 कितना बनेगा 8 इज इक्वल टू F2, इधर हम ले गए F2
तो F2 का मान कितना आया, F/8, F/8। क्लियर, आंसर नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, जो यूपी बोर्ड है, 2015 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसी प्रकार का क्वेश्चन एक बार फिर से। अगर इसकी एक और शॉर्टकट ट्रिक है, आइए एक बार वो समझ लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक किस प्रकार से आएगी। दो आवेश दिए थे, आप डायरेक्ट याद रखो F' ऊपर दोनों आवेशों का गुणा, ऊपर दोनों आवेशों का गुणा, प्लस का 8 दिया था और माइनस का 2Q दिया था, तो मैंने माइनस रख दिया, अपॉन दोनों आवेशों का योग, यानी दोनों आवेशों का योग का आधा का स्क्वायर। दोनों आवेशों का योग कितना आएगा, एक बार आपको करके बता रहे। दोनों आवेशों का योग, चलते हैं बैक स्लाइड में। दोनों आवेशों का योग कितना आया था, 2, 2 का आधा 1, 2 का आधा कितना आया 1, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू के जो दिया था वो, सॉरी F, तो F' क्या आया, क्या आया 8, यानी 8F। यदि हमें ये मैंने गलत थोड़ा मिस्टेक मान लिया है, यानी इसको मैंने मानना चाहिए F, लेकिन वो मैंने गलत मान लिया, इसलिए यदि ये F' मान लिया तो इधर F का डिवाइड कर, यानी 8 का डिवाइड करेंगे, F/8। अब आप बोलोगे माइनस आया था, माइनस इसने लिया मैग्नीट्यूड, क्या लिया है, F' का मैग्नीट्यूड, इसीलिए आया F/8। क्लियर, इसीलिए आया F/8। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्योंकि मैंने यहाँ मिस्टेक ये गलत मान लिया था, इसीलिए ये हुआ, ओके, नहीं तो करेक्ट था। 9 नंबर, दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q' रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। निकाय यदि संतुलन में करना है तो जो F1 प्लस F2 का जो योग होता है वो होता है 0 के इक्वल, यानी 0 के बराबर, तभी होगा तीनों जो आवेश हैं वो संतुलन में। अब एक बार यहाँ समझ लेते हैं, ये 2011 में पूछा गया था। एक Q आवेश यहाँ है, एक Q आवेश यहाँ है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्या रखा है, Q'। मान लो Q' मैंने यहाँ रख दिया। सबसे पहले दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, R, और यदि Q' और Q के बीच की दूरी होगी तो ये होगी ओनली R/2, यानी आधी हो जाएगी। क्लियर, और जूम थोड़ा इसका कम कर दें क्योंकि इसमें जगह कम पाई जाती है। देखते हैं अब F1 प्लस F2, F1 निकालेंगे तो आएगा के, यानी दोनों के बीच, डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं, ओके। जब दोनों का वैल्यू रखेंगे F बराबर होता है के Q1 Q2, Q1 का मान Q और Q2 का भी मान Q रख दिया, अपॉन R², टोटल दूरी कितनी है R का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको बराबर F को उधर ले जाएंगे किस में आएगा, माइनस में, 0 के बराबर ले जाएंगे तो माइनस में आया, इसीलिए मैंने पहले तो लगाया ये माइनस, और F2 का मान के Q1 की जगह Q', क्या है Q', तो यहाँ मैंने रख दिया, कलर चेंज कर लें ताकि आपको दूर से दिखे, Q', सबसे पहले Q', और Q2 का मान ओनली दिया है Q, इधर मैंने Q रख दिया, अपॉन दूरी कितनी है R/2, R/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा R², 4 जाएगा ऊपर, इंटू में होगा 4, R² से R² कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से एक Q कैंसिल, और ये माइनस में था, ये माइनस में था क्योंकि जो माइनस का ये वाला, ये प्लस को हम इधर ले गए तो ये माइनस में F2 आएगा, इसीलिए माइनस में था।
अब हमें निकालना है क्यू डैश का मान। किसका निकालना है? क्यू डैश का। यदि हम क्यू डैश बराबर निकालेंगे क्यू डैश इक्वल टू, तो क्या आएगा? क्यू, यानी ये क्यू रहा और बाई 4 का क्या होगा? डिवाइड, लेकिन माइनस में था इसीलिए ये लगा दिया मैंने माइनस। क्लियर? आंसर आपका आएगा वो आएगा बी नंबर। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? माइनस का क्यू बाई 4। यहाँ तक यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा। पूछा है फोर्स का रेशियो पूछा है। फिर वही कॉन्सेप्ट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि के का मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि परावैद्युतांक माध्यम दे तो उसका के का यानी कर देते हैं डिवाइड इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इससे देख सकते हैं जो एफ है वो परावैद्युतांक माध्यम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हम कह सकते हैं एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन के। क्लियर? सारा मैंने गोल कर दिया। ये यदि पहले पूछा वायु में तो वायु के लिए लिखाने का एफ ए इक्वल टू एफ अपॉन के। वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1, मैंने 1 रख दिया अपॉन। अब निकालेंगे मीडियम के लिए फोर्स एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन के। परावैद्युतांक माध्यम दिया तो अपॉन के रख दिया, के जाएगा ऊपर, एफ से एफ कैंसिल आएगा, के अनुपात 1, के रेशियो 1। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? यदि आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था इस प्रकार से, यानी जो फोर्स इन मीडियम है वो एफ यानी फोर्स इन एयर अपॉन के। क्लियर? ये रिलेशन होता है। और जो पूछा था वायु के लिए सबसे पहले, तो वायु के लिए के इक्वल टू 1 हो गया अपॉन एफ। मीडियम के लिए तो के का डिवाइड करेंगे, ये जाएगा ऊपर, एफ से एफ कैंसिल, के रेशियो 1। डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड में, अगर आपको फॉर्मूला याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। जो के का वैल्यू है विद्युत रोधी माध्यम के लिए वो कितनी होती है? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। विद्युत रोधी माध्यम के लिए के का जो मान होता है वो 1 से बड़ा होगा, बड़ा होता है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन 1 से बड़ा वैल्यू है। -3 छोटा है, 0 छोटा है, 0.7 छोटा है एंड 6 बड़ा है। 6 1 से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। इसी में 2 कॉन्सेप्ट और बनते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर पूछ दे निर्वात व वायु के लिए के का मान, तो उसके लिए निर्वात और वायु के लिए जो के का मान होता है वो होता है 1। क्लियर? किसके लिए? ये वायु के लिए। अगर पूछ दे धातु के लिए, मेटल के लिए, धातु के लिए पूछे तो के का वैल्यू होता है इनफिनाइट, अनंत। क्लियर? यहाँ से बस ये 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक विद्युत रोधी माध्यम के लिए, एक बनता है वायु के लिए और निर्वात के लिए के का मान 1। दूसरा बनेगा धातु के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, तो उसके लिए होता है इनफिनाइट। क्लियर हुए यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड है उसमें आया था 2015 में। क्वेश्चन दिया है, वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट जस्ट पीछे जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन परावैद्युत पदार्थ के। इस प्रकार से रिलेशन होता है। यदि मैं परावैद्युत पदार्थ रख दूं
तो क्या होगा, यानी परावैद्युत पदार्थ के का वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। जब के का मान बढ़ेगा तो जो बल है वो क्या करेगा, डिक्रीज, बल घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इसके जो और कॉन्सेप्ट बनते हैं एक बार वो समझ लेते हैं। पेन रीयूज करते हैं रेड। सबसे पहले देखते हैं बल, तो बल तो बत गया, एफ माध्यम में बल इज इक्वल टू एफ अपॉन के, इस प्रकार से आएगा। अगर पूछ दे विभव, माध्यम में विभव पोटेंशियल इन मीडियम, तो पोटेंशियल यानी बी एम इज इक्वल टू वी अपॉन के, वी अपॉन के, क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन बनता है धारिता को लेकर, किसको, धारिता को लेकर। अगर आपसे पूछे माध्यम में धारिता, तो वो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, यानी उसको हम बोल सकते हैं के सी बोल दो या सी के बोल दो। जो माध्यम में धारिता होती है वो परावैद्युत पदार्थ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, धारिता के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, और जिसके लिए पूछे उसके लिए होता है अनुक्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके लिए के रखेंगे तो के इंक्रीज, तो बल डिक्रीज यानी फोर्स डिक्रीज करेगा। इसके लिए यदि के बढ़ेगा तो जो विभव है वो भी डिक्रीज करेगा। यदि धारिता के लिए बोल दे तो धारिता के लिए के इंक्रीज करेंगे तो जो धारिता है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आया था 2018 में, 2008 में, फिर आया 11 में, फिर आया 13 में, फिर आया 2015 में और 2016 में। इम्पोर्टेंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसका थोड़ा लॉजिक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। इससे यदि निकालेंगे यूनिट तो फोर्स न्यूटन अपॉन चार्ज कूलाम, क्या आया, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। एक सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है ई बराबर बी अपॉन डी। अगर इससे निकालेंगे यूनिट तो आएगा वोल्ट प्रति मीटर, क्या आएगा, वोल्ट प्रति मीटर, क्लियर। ये दोनों यूनिट याद रखना, कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, शैतान का नाम लो शैतान हाजिर, वही क्वेश्चन ही दे दिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, बस यहाँ ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया E बराबर बी अपॉन डी। इससे क्या निकाला था, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये पूछा था 2008 में और 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है अपना। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस इसको जरा सा घुमाया और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। यदि W बराबर होता क्या, एफ एस, W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। यदि F इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा W अपॉन एस, यानी एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो आएगा W कार अपॉन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इंटू आवेश क्यू नॉट। अब इससे यदि यूनिट निकालेंगे तो आएगा जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, यानी जूल अपॉन कूलाम मीटर। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये मात्रक इसका है। और न्यूटन प्रति कूलाम
पीछे क्वेश्चन में आया था। वोल्ट प्रति मीटर पिछले क्वेश्चन में आया था। अगर बात करें जूल प्रति कूलाम, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये ऑप्शन गलत है, यानी ये मात्रक नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, तो आज के लिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और कल इसकी मैं सेकेंड क्लास करूँगा, जिसमें 16 से 27 तक कंप्लीट करेंगे, यानी कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे आगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, एक बार वो क्लास को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और भी मेरे दोस्त इस क्लास का बेनिफिट ले पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर क्लास की अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। और जिसने भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है ड्रीम डिफेंस स्टडी। क्या नाम है? ड्रीम डिफेंस स्टडी। ये आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए ड्रीम डिफेंस स्टडी और मेरे ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास की PDF जो ये 15 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। ओके, और वहाँ पर पोल क्वेश्चन भी करवाते हैं, यानी जो 15 क्वेश्चन हुए हैं ये मैं पोल पर करवा लूँगा, ताकि ये क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाए और ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।